उस दौर में जापानी सैनिकों ने चीनी लोगों के साथ जो किया वो इंसानियत से परे था। लोगों को जमीन में जिंदा गाड़ दिया जाता, सिर्फ सिर बाहर रहता और ऊपर से उन पर कूद कर नाचते। इतना ही नहीं, कई लोगों को गोदामों में बंद कर दिया गया, लकड़ियों से सील किया गया, फिर पेट्रोल डालकर आग लगा दी गई। जलते हुए लोगों की चीखें थमने के बाद भी गोदामों पर ग्रेनेड फेंके गए जब तक सब कुछ मलबे में न बदल जाए। ये नजारा नानजिंग शहर के बाहर का था। कब्जे के सिर्फ 6 दिन बाद लाशों के ढेर लगे थे। पूरा इलाका किसी नरक से कम नहीं था। अब आखिरी कैद सैनिकों को मारने की तैयारी थी। इनमें एक भारतीय नाम से पहचाना जाने वाला सैनिक अर्जुन सिंह भी था। आदेश मिला कि सब खड़े हों, लेकिन किसी ने हरकत नहीं की। गुस्से में सैनिकों ने अंधाधुंध हत्या शुरू कर दी। तभी अर्जुन आगे बढ़ा और बिना डरे शहर के बाहर की ओर चल पड़ा। उसे मौत का डर नहीं था। उसका मानना था कि एक सिपाही की मौत भी इज्जत के साथ होनी चाहिए। उसके पीछे बाकी सैनिक भी उठ खड़े हुए। सब जानते थे कि शहर का गेट पार करते ही मौत तय है। फिर भी किसी ने रहम की भीख नहीं मांगी। बाहर गोलियों की आवाज पहले से सुनाई दे रही थी, लेकिन जब लाशों के पहाड़ अपनी आंखों से देखे तो सबका गुस्सा काबू से बाहर हो गया। नानजिंग नरसंहार के बाद आम लोग बेघर हो चुके थे। जान बचाने के लिए वे एक सेफ जोन में पहुंचे, जिसे एक विदेशी व्यापारी राहुल मेहरा ने बनवाया था। अंतरराष्ट्रीय समझौतों की वजह से जापानी सैनिक खुलकर कुछ नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अंदर ही अंदर उनकी नजर वहां मौजूद महिलाओं पर थी। एक दिन महिलाएं अंदर बैठकर महाजोंग खेल रही थीं, तभी बाहर से चीखें सुनाई दी। नीचे जाकर देखा गया तो 6 मासूम लड़कियां पहले ही शिकार बन चुकी थीं। कुछ महिलाओं ने जान बचाने के लिए बाल काट ली, लिपस्टिक मिटा दी, खुद को पुरुष जैसा दिखाने की कोशिश की, लेकिन कुछ ने अपमान के साथ जीने से बेहतर मरना समझा। स्थिति और बिगड़ी जब सैनिकों ने सेफ जोन का झंडा ही छीन लिया। जो महिलाएं उसे वापस लाने बाहर गईं, उन्हें पहले से घात लगाए सैनिकों ने पकड़ लिया। झंडे की सुरक्षा खत्म होते ही सेफ जोन में घुसकर खुलेआम अत्याचार शुरू हो गया। कुछ महिलाएं इस बेइज्जती को सहन न कर सकीं और इमारतों से कूद गईं। इसी बीच खबर आई कि सेफ जोन के संरक्षक को देश लौटना होगा। सब जानते थे कि उसके जाने का मतलब क्या है। लोगों से माफी मांगते हुए वह घुटनों पर बैठ गया, लेकिन मजबूर था। इधर एक आम आदमी राम प्रसाद बस अपने परिवार को बचाना चाहता था। डर के मारे वह दुश्मन के पास गया और छिपे घायल सैनिकों की जानकारी दे दी। बदले में उसे एक स्पेशल पास मिला। उसे लगा अब परिवार सुरक्षित है। यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी। अगली सुबह सेफ जोन पर हमला हुआ। छिपे सैनिकों को बेरहमी से मार दिया गया। सैकड़ों जाने गई। फिर एक और शर्त रखी गई, अगर 100 महिलाएं नहीं दी गईं तो वहां मौजूद हर इंसान को मार दिया जाएगा। लोगों को मजबूरी में मानना पड़ा। पहले एक महिला आगे आई, फिर दूसरी, फिर तीसरी। कुछ ही देर में 100 नाम पूरे हो गए। उन्हें दुश्मन के अड्डे पर ले जाया गया। कुछ दिनों बाद जब वे लौटी तो सिर्फ 7 जिंदा थीं। बाकी सब जला दी गई थी। अंततः सेफ जोन के संरक्षक को देश छोड़ना पड़ा। उसे सिर्फ 2 लोगों को साथ ले जाने की इजाजत थी। 3 में से एक को पीछे रहना था। राम प्रसाद रुक गया। उसे एहसास हो चुका था कि उसके डर ने कितनी जानें ली थी। मरने से पहले उसने बस इतना कहा, मेरी पत्नी गर्भवती है, हमारा खून खत्म नहीं होगा, चाहे हम गिर जाएं, आगे हजारों और खड़े होंगे। उसके जाने के बाद सेफ जोन खत्म हो गया। 20 लाख से ज्यादा लोग फिर से खुले खतरे में आ गए। लोगों को ट्रकों में भरकर ले जाया गया, कोई नहीं जानता कहां। नरसंहार अपने आखिरी दौर में था। शहर की सड़कों पर सैनिक जीत का जश्न मना रहे थे, लेकिन उन्हीं में से एक सिपाही टूट चुका था। उसने चुपचाप एक बच्चे और एक घायल सैनिक को भागने दिया। जो उसने देखा था उसे अब और सहना मुमकिन नहीं था। इंसान होकर वो अपनी आत्मा से नहीं भाग सका। वही बच्चा बाद में इस नरसंहार का एक जिंदा गवाह बना, और जो हुआ उसे भुलाया नहीं जा सकता।